हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू ओजेन एकेडमी। तो हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे सीडीपी की। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो चैप्टर नंबर 9 का नाम है एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे एरिक्सन की थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट की। ठीक है, देखिए, इस थ्योरी का जो अदर नेम है वो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी आ जाता है कई बार। ठीक है, अदर नेम भी हमें पता होना चाहिए इन थ्योरीज़ के। तो एरिक्सन की जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी है और ह्यूमन लाइफ स्टेज थ्योरी है। ठीक है, अब देखिए एरिक्सन ने क्या कहा था। एरिक्सन ने कहा था कि एक व्यक्ति का जो विकास है वो 8 चरणों से गुजरता है। ठीक है, 8 स्टेजेस से जो है वो डेवलपमेंट पास होता है। ठीक है, वो 8 स्टेजेस हम करेंगे। और एरिक्सन ने जो है आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की थी। इसका मतलब पहचान संकट की जो है अवधारणा विकसित की थी किसने। देखिए, ही डेवलप द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से आ जाता है। तो किसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था आइडेंटिटी क्राइसिस का? एरिक्सन ने किया था। उन्होंने पहचान संकट की अवधारणा जो है विकसित की थी। अब हम देखेंगे स्टेजेस एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट। तो 8 स्टेजेस हम देखेंगे। ठीक है, स्टेजेस हैं एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट की। पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, पहली है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, इसका मतलब है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या याद रखनी है मैंने, मेन जो चीज़ें हैं। देखिए, मेरी वीडियो में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम मेन चीज़ें करेंगे। ऐसा नहीं बहुत डीप में चले जाना है। डीप में जाओगे तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है इससे आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं रहेगा सीडीपी से रिलेटेड, एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी इस वीडियो में, बट आपको लास्ट तक देखना होगा। तो पहला जो स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें हमें देखना है कि एज क्या रहेगी बच्चे की हर स्टेज में, इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है उस स्टेज का, और उस स्टेज का गुण क्या है, वर्च्यू क्या है। ठीक है, तो पहले स्टेज का जो टाइम है बच्चे का, एज है, वो बर्थ से 1.5 साल तक रहेगी। 1.5 साल तक जो है वो रहेगी। और इवेंट जो रहेगा फीडिंग यानी कि आहार रहेगा, और जो वर्च्यू गुण रहेगा वो आशा का रहेगा। दूसरी है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसका मतलब आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा। 1.5 से 3 साल के बच्चे के लिए है। और इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट है टॉयलेट ट्रेनिंग। इसमें बच्चा जो है टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। और वर्च्यू गुण क्या है स्टेज का? विल यानी कि इच्छा। तीसरा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में देखो, पहल बनाम अपराध की स्टेज है ये, पहल बनाम अपराध। तो 3 से 5 साल के जो है बच्चे की स्टेज है ये। इंपॉर्टेंट इवेंट जो रहेगी इसमें एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण, और वर्च्यू गुण रहेगा इसमें पर्पस यानी कि उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी मतलब परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, ये 6 से 12 साल के बच्चे के लिए है। ठीक है, 6 से 12 साल के बच्चे की स्टेज है। यहाँ जो बच्चा है वो स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल के दौरान की जो है ये स्टेज है। और इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा स्कूल। और गुण क्या रहेगा स्टेज का? वर्च्यू रहेगा कॉम्पिटेंस यानी कि क्षमता। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, पहचान बनाम भ्रांति। ठीक है, ये क्या है? पहचान बनाम भ्रांति। यानी कि 12 से 18 साल के बच्चे की जो है एज रहेगी इसमें। एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था के दौरान जो है ये स्टेज होती है किशोर अवस्था के दौरान। पहचान बनाम भ्रांति, पहचान बनाम भ्रांति यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगी सामाजिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते। और वर्च्यू रहेगा इसमें निष्ठा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीमेसिस वर्सेस आइसोलेशन यानी कि घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव की स्टेज है। 18 से 35 साल के बच्चों की स्टेज है ये। इंपॉर्टेंट इवेंट जो रहेगी इसमें इंटीमेट रिलेशनशिप रहती है। और वर्च्यू क्या रहेगा इसमें? प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन यानी कि सृजनात्मकता बनाम ठहराव। ये 35 से 65 साल तक की जो है स्टेज रहेगी। और लेट चाइल्डहुड जब जो होता है, ठीक है, जो लेट चाइल्डहुड होता है उस समय की जो ये स्टेज है। इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन यानी कि सृजनात्मकता बनाम ठहराव में। वर्क एंड पेरेंटहुड जो है, कार्य और पितृत्व जो है, इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। और वर्च्यू यानी कि गुण रहेगा इसमें देखभाल यानी कि केयर। ठीक है, देखिए गुण आ जाता है, गुण से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। एक एज और एक गुण ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, एज और गुण जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि संपूर्णता बनाम हताशा, संपूर्णता बनाम हताशा। 65 साल के बाद की स्टेज है ये, संपूर्णता बनाम हताशा। तो ओल्ड एज के समय होती है ये, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इवेंट रहेगी जीवन पर प्रतिबिंब, ठीक है। और वर्च्यू जो है गुण रहेगा इसमें बुद्धिमता। अब देखिए वैसे भी 65 के बाद इंसान बुद्धिमान हो ही जाते हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बुद्धिमता इसका गुण होगा। अब देखिए जो गुण है हम इसे थोड़ा ट्रिक से याद कर लेते हैं। पहली स्टेज ट्रस्ट, यानी देखिए विश्वास का गुण क्या होगा, अगर हमने किसी पे विश्वास किए तो हमारे अंदर कुछ आशा होगी ना, हम में कुछ आशा होगी तभी हम किसी पे विश्वास कर रहे हैं, तो वो इंसान आशावादी होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा है देखिए आत्मनिर्भरता बनाम शंका, ठीक है। अब देखिए कोई भी आत्मनिर्भर कब होगी, जब उसमें कोई भी काम करने की विल पावर होगी, इच्छा होगी तभी इंसान आत्मनिर्भर बन सकता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरा है पहल बनाम अपराध, ठीक है, पहल बनाम अपराध। अब देखिए कोई भी काम की पहल कब होगी, जब हमारे पास उसका कोई उद्देश्य होगा तभी हम काम की पहल करेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। देखिए कोई भी इंसान परिश्रम कब करेगा, जब उसमें क्षमता होगी, ठीक है। जैसे लकड़ी वाला लकड़ी काट रहे, परिश्रम कब करेगा, जब उसमें क्षमता होगी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्लिक्ट, पहचान बनाम भ्रांति। अब देखिए पहचान कब बनती है, जब हमारे में निष्ठा होगी, तो निष्ठा वाले इंसान की पहचान बनती है। नेक्स्ट है घनिष्ठता बनाम अलगाव। अब देखिए घनिष्ठता, अब देखिए कोई इंसान अलगाव, किसी से रूठ रहा है या कोई मना रहा है, कब, जब वो किसी के प्रेम में होगा, तो लव, प्रेम। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, सृजनात्मकता बनाम ठहराव, ठीक है। अब देखिए कोई भी इंसान किसी, अब देखिए लव यानी कि प्रेम हो गया, लेकिन ठहरेगा कौन, जब उसकी कोई देखभाल करेगा, उसके पास इंसान ठहरता है। हम किसी के घर रहने जाएं तो किसके घर रहते हैं, जो हमारी देखभाल करता है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठहराव, देखभाल। संपूर्णता बनाम हताशा, लास्ट स्टेज तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अब देखिए 65 के बाद क्या है, बुढ़ापा आ गया, उस टाइम तो बुद्धिमत्ता आ ही जाती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ब्रोन-फेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अब देखिए ब्रोन-फेन-ब्रेनर के हिसाब से क्या होता है, बच्चों को इंसान बनने के लिए, अब इन्होंने बात की थी बच्चों को इंसान बनने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बच्चा जो है वो लोगों के बीच में सीखेगा, ठीक है। तो ये है चैप्टर नंबर 10, ठीक है। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे, एरिक्सन थ्योरी तक, ठीक है। हमने एरिक्सन थ्योरी तक कंप्लीट कर लिए थे। तो देखिए ब्रोन-फेन-ब्रेनर का जो है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी हम बात करेंगे। तो इन्होंने जो है 5 लेवल दिए इकोसिस्टम के, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आता है। 5 लेवल दिए इन्होंने इकोसिस्टम के। पहला माइक्रो सिस्टम यानी कि लघुमंडल, फिर मीजो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो पहला है माइक्रो सिस्टम यानी कि लघुमंडल। अब देखिए लघुमंडल जो है, तो ये सिस्टम जो है, ठीक है, ये बच्चे के पास, दिस सिस्टम इज़ क्लोज टू चाइल्ड एंड कंटेन द फैक्टर्स। अब देखिए जो बच्चे के सबसे पास रहते हैं, जैसे कि फैमिली होगी, पीयर होगी, सहपाठी होगी, टीचर हो गए, स्कूल हो गया, जो बच्चे के बिल्कुल क्लोज होता है ना, वो आते हैं लघुमंडल यानी कि माइक्रो सिस्टम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो बच्चे के बिल्कुल क्लोज होता है वो माइक्रो सिस्टम में आएगा, जैसे कि फैमिली, पीयर यानी कि सहपाठी हो गए, टीचर हो गए, स्कूल, नेबरहुड पड़ोसी हो गए, या चाइल्ड केयर एनवायरनमेंट हो गया। नेक्स्ट है दूसरा है हमारे पास मीजो सिस्टम यानी कि मध्यमंडल, ठीक है। अब देखिए इस लेयर में क्या आता है, ये लेयर जो है कनेक्शन बनाती है किसमें, माइक्रो सिस्टम के बीच में, ठीक है। अब देखिए ये जो है, तो इसमें जो है माता पिता और अध्यापक, जैसे इनके बीच में रिलेशन शो करता है, डायरेक्ट रिलेशन की बात करेगा ये, सीधे संबंध के बीच में, जैसे माता पिता और अध्यापक के बीच में संबंध, सहकर्मी समूह और परिवार के बीच में संबंध, तो डायरेक्ट रिलेशन की बात होगी मेजो सिस्टम में, जैसे माता पिता और अध्यापक के बीच में एक संबंध होगा, ठीक है। सहकर्मी समूह और परिवार के बीच में संबंध, माता पिता और किशोर के मित्र के साथ संबंध शामिल है, ये मध्य मंडल होगा। एक्सो सिस्टम यानी कि बाह्य मंडल, अब देखिए ये अप्रत्यक्ष वातावरण है, जैसे कि इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। यहाँ मीजो सिस्टम में डायरेक्ट एनवायरनमेंट की बात हो रही थी कि सीधा संबंध होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है, जैसे माता पिता और अध्यापक, इनका सीधा संबंध होगा। लेकिन एक्सो सिस्टम में बात करेंगे अप्रत्यक्ष वातावरण की, जो बालक के अनुभव को प्रभावित करता है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझ आएंगे ये चीज़ें, ठीक है। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स में कॉज टेंशन अमंग पेरेंट्स विच अफेक्ट द चाइल्ड। अब देखिए जैसे
पेरेंट्स की ट्रांसफ़र होगी तो उसका इफेक्ट सीधा चाइल्ड पे पड़ेगा। तो अप्रत्यक्ष वातावरण है जो बालक पर इफेक्ट डाल रहा है। और उसमें क्या था, माता पिता और अध्यापक के बीच में संबंध की बात करेंगे, तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहे थे, इसमें इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष वातावरण है ये, वो डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे माता पिता और अध्यापक के बीच में, सहकर्मी समूह और परिवार के बीच में, माता पिता और किशोर के साथ मित्र के। एक्सोसिस्टम में अप्रत्यक्ष वातावरण आ जाएगा, जैसे पेरेंट्स की अगर ट्रांसफ़र हुई तो वो बच्चे पे इफेक्ट डालेगी। नेक्स्ट है फोर्थ मैक्रो सिस्टम, यानी कि बृहत मंडल। इसमें क्या होती है, इसमें संस्कृति की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे जिसमें व्यक्ति रहता है। एग्जाम्पल जैसे कंट्री का स्टेटस हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया। फिफ्थ है क्रोनो सिस्टम, यानी कि घटना मंडल। इसमें व्यक्ति के जीवन और सामाजिक ऐतिहासिक स्थितियों की घटनाएं शामिल हैं, ठीक है। उसमें हमने कल्चर की बात की थी मैक्रो सिस्टम में। ये घटनाएं, जितनी भी घटनाएं होंगी, घटना मंडल है ये, तो जितनी भी जीवन की और सामाजिक ऐतिहासिक स्थितियाँ होंगी, घटनाएं होंगी, वो शामिल होंगी। जैसे कि डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स, तो ये घटना हुई तो वो बच्चे पे इफेक्ट डालेगी। तो ये था चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है डेविड एल्किन थ्योरी ऑफ ईगो सेंट्रिज्म इन एडोलेसेंस, ठीक है। ईगो सेंट्रिज्म इन एडोलेसेंस, ठीक है। तो अहम केंद्रवाद की बात करेंगे इसमें, अहम केंद्रवाद यानी कि ईगो सेंट्रिज्म की बात करेंगे किशोरावस्था में। सबसे पहले देखिए ईगो सेंट्रिज्म अहम केंद्रवाद क्या होता है। देखिए अहम केंद्रता जो होती है वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थता है। मतलब बच्चा क्या करेगा, इसमें खुद पर ईगो सेंट्रिज्म होता है, कोई भी व्यक्ति खुद पर ध्यान देगा, ठीक है। उसे अपनी बात सही लगेगी, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझेगा। तो डेविड एल्किन ने जो है एक्सप्लेन किया था कि ईगो सेंट्रिज्म जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा एडोलेसेंट के बिहेवियर को, एटीट्यूड को और बिलीफ को। तो किशोरावस्था अहंकारवाद जो है 2 अभिव्यक्ति के रूप में आता है। इसमें जो टर्म्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 अभिव्यक्तियों की किशोरावस्था अहंकारवाद की। पहली तो है इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता। मतलब किशोर ऐसा महसूस करते हैं कि उसके चारों ओर जितने भी व्यक्ति हैं उसे देखे जा रहे हैं, ठीक है। इमेजिनरी ऑडियंस लगती है उनको कि सारे कि मुझे ही देख रहे हैं, बच्चा सोचेगा सभी मुझे ही देख रहे हैं। पर्सनल फेबल यानी कि व्यक्तिगत दंत कथा, इसमें किशोर का विश्वास ये होता है कि वो जोखिम उठा सकता है, वो कोई भी काम कर सकता है। पर्सनल फेबल इज़ एन एडोलेसेंट्स बिलीव दैट ही इज़ स्पेशल एंड हैंस इनवल्नरेबल। उसे कोई हरा नहीं सकता, वो जोखिम उठा सकता है और कुछ नहीं होगा उसे। अब डेविड एल्किन ने जो है 6 इमेच्योर कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी एडोलेसेंट की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से समझनी है ये। पहली है आइडियलिज्म एंड क्रिटिकलनेस, पहली है आदर्शवाद और आलोचना। इसमें बच्चे मानते हैं कि वे वयस्कों से बेहतर जानते हैं, बड़ों से बेहतर जानते हैं। आइडियलिज्म कि वो आइडियल है, ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें बच्चे ये समझते हैं कि हम ये आइडियल हैं और बड़ों को कुछ नहीं आता। आर्ग्यूमेंटेटिवनेस, तर्क वितर्क करते हैं बच्चे लगातार अपनी तर्क क्षमता का परीक्षण करने के अवसरों की तलाश में रहते हैं। लोग तर्क वितर्क करके अपनी बात मनवा लेंगे। नेक्स्ट है इनडिसिसिवनेस, यानी कि अनिर्णयता। बच्चे देखिए दे हैव मैनी चॉइसेस, अब उनके पास चॉइसेस तो बहुत होंगी लेकिन वो डिसीजन नहीं सही ले सकते, तो ये इनडिसिजननेस अनिर्णयता की स्टेज है। फोर्थ है एपरेंट हाइपोक्रेसी, यानी कि दिखावा पाखंड, ठीक है। तो इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो दिखावा बहुत करते हैं, विचारों को समझने की क्षमता और विचारों को व्यवहार से जोड़ने में असमर्थता है, पाखंड करेंगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस, देखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस और इमेजिनरी ऑडियंस यानी कि आत्म चेतना ये सेम ही है। जैसे कि इमेजिनरी ऑडियंस में बच्चों को क्या लगता था कि सब हमें ही देख रहे हैं, तो वही है सेल्फ कॉन्शियसनेस। और स्पेशलनेस एंड इनवल्निएबिलिटी क्या होती है, इनवल्निएबिलिटी विशिष्टता और अभेद्यता। स्पेशलनेस यानी कि पर्सनल फेबल, ये एक ही बात है जो हमने किया था ना, पर्सनल फेबल यानी कि बच्चा ये सोचता है कि मैं जोखिम उठा सकता हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है, और मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं जोखिम उठा सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, ये बच्चा सोचता है। स्पेशलनेस, वो स्पेशल है, वो जोखिम उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और सेल्फ कॉन्शियस मतलब इमेजिनरी ऑडियंस यानी कि सब बच्चे जो हैं, सब लोग जो हैं वो मुझे ही देख रहे हैं, बच्चा ये सोचेगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 11। आई होप समझ में आ गया होगा। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब करेंगे चैप्टर नंबर 12। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेके आ रही हूँ जो बिल्कुल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्री मैक प्रिंसिपल यानी कि ग्रैंड मास रूल भी बोलते हैं इसे, दादी का नियम भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये पुनर्बलन का सिद्धांत है, इट इज़ अ थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत है ये। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि लेस डिज़ायर्ड बिहेवियर
अगर देखिए कम वांछित व्यवहार को मजबूत करना है तो कैसे करेंगे, अधिक वांछित व्यवहार में, ठीक है, अधिक वांछित व्यवहार में संलग्न होने के बाद ऐसा कर सकते हैं। अ लेस डिजायर्ड बिहेवियर कैन बी रीइंफोर्स्ड बाय द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन अ मोर डिजायर्ड बिहेवियर। देखिए आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं गेम खेलूँ, तो आप उसे कह सकते हैं आप फटाफट से होमवर्क कंप्लीट कर लो और फिर तू गेम खेल ले। तो मतलब हमें काम भी कराना था, ठीक है, हमें होमवर्क कंप्लीट कराना था और फिर हमने जो है उसे गेम खेलने का कहा, तो हमने क्या दिया, एक रीइंफोर्स कर दिया उसे गेम के लिए। तो हमने क्या किया, तो अधिक वांछित व्यवहार में हमें लेके जाना था, होमवर्क कराना था, तो हमने कम वांछित व्यवहार, मतलब वो कम चाहता था कि मैं होमवर्क कंप्लीट ना करूँ, तो हमने क्या किया, उसको उससे जो है जोड़ दिया कि पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर फिर गेम खेल सकता है। तो पर्सन परफॉर्म, तो लेस डिज़ायरेबल एक्टिविटी, जो उसे पसंद नहीं है बच्चा वो करेगा, किसे पाने के लिए, मोर डिज़ायरेबल एक्टिविटी, यानी कि गेम को पाने के लिए उसने होमवर्क भी कर लिया। तो मोर डिज़ायरेबल एक्टिविटी को अचीव करने के लिए वो लेस डिज़ायरेबल, मतलब जो डिज़ायरेबल मतलब जो नहीं चाहने की बात होगी, तो जो चीज़ को वो कम चाहता है, ठीक है, वो फिर भी करेगा क्योंकि उसको क्या करनी है, गेम खेलनी है। तो जिस चीज़ को ज़्यादा चाहता है, ठीक है, उसको करने के लिए वो कम चीज़ को भी करेगा, जो नहीं चाहता वो भी करेगा बच्चा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये आप एग्जाम्पल से देखें तो बहुत सही है। जैसे बच्चे को कह सकते हैं कि अगर तेरे पेपर में अच्छे नंबर आए तो तुझे साइकिल दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे, तो इस वजह से वो पेपर में भी अच्छे नंबर लाएगा। तो कम वांछित व्यवहार को जो है उसने अचीव कर लिया, ठीक है, अधिक वांछित। तो लेस डिज़ायर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्स कर दिया हमने मोर डिज़ायर्ड बिहेवियर में। तो ये था चैप्टर नंबर 12। आई होप समझ में आ गया होगा प्रीमैक प्रिंसिपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।